नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। आचार संहिता से पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 8 आईएएस और 218 आरएएस के तबादले किए गए हैं। एपीओ चल रहे 2 दर्जन आरएएस को भी पोस्टिंग दे दी गई है। 17 एडीएम और करीब 90 एसडीएम बदले गए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। शाम 6 बजे तक पदभार ग्रहण कर रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश इन्हें दिए गए हैं। बड़ी खबर, 8 आईएएस और 218 आरएएस के तबादले। कई एपीओ अधिकारी को भी किया गया बहाल। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, चुनाव से पहले इतना बड़ा फेरबदल क्या मायने रखता है? जी बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले गहलोत सरकार का ये बड़ा फेरबदल इस बात का संकेत देता है कि राज्य सरकार लोक कल्याणकारी जो योजना है उनको धरातल पर उतारना चाहती है। क्योंकि इससे पहले गहलोत सरकार ने करीब 380 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए थे। उन तबादला सूचियों में कुछ अफसर ऐसे थे जिनको पोस्टिंग नहीं मिली थी। इस सूची में उन अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है। साथ में राज्य के कार्मिक विभाग ने 8 आईएएस अफसर है उनको भी पोस्टिंग दी है। इन्हें काफी ठंडी पदों पर पोस्टिंग मिली हुई थी। अब नई जो तबादला सूची है उनमें इन अफसरों को अहम जिम्मेदारी दी है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको चुस्त दुरुस्त करना चाहती है, ताकि सरकार की जो लोक कल्याणकारी घोषणा है उनका आमजन को लाभ मिल सके। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार का ये आचार संहिता लगने से पूर्व अंतिम बड़ा फेरबदल है। सुमित, अच्छा प्रेम, क्या इन तबादलों का मायने निकाले जा सकते हैं कि जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनके काम से नाखुश थी सरकार या उनका काम संतोषजनक नहीं था? देखिए सुमित, जब भी सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी में भी बदलाव होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि इन अफसरों को जो तबादले किए हैं वो काफी समय से एक ही पद पर जमे हुए थे। और चूंकि भारत निर्वाचन आयोग के भी स्पष्ट निर्देश थे कि सरकार ऐसे अफसरों के तबादले तुरंत कर दे जो 3 वर्ष से एक ही पोस्ट पर जमे हुए हैं। क्योंकि इन अफसरों की जो कार्यप्रणाली है उनसे भी सरकार नाखुश बताई जा रही थी, इसलिए गहलोत सरकार ने इन अफसरों का तबादला किया है। क्योंकि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो सरकारी दस्तावेज बने, जन घोषणा पत्र के जो अहम बिंदु है वो आमजन तक पहुंचे और आमजन को उनका लाभ मिले। इसलिए गहलोत सरकार ने ये अपना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सुमित, अच्छा, कुछ एपीओ किए गए अधिकारियों को भी बहाल किया गया है? हाँ बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। जो करीब 1 सप्ताह पहले जो 380 आरएएस अफसरों के तबादले किए थे उनमें कुछ अफसर ऐसे थे जिनको पोस्टिंग नहीं दी गई थी, आगामी आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था। तो ऐसे करीब 24 आरएएस अफसर है जिनको इस तबादला सूची में पोस्टिंग दी गई है। क्योंकि ये देर रात को ये तबादला सूची जारी की गई थी। अभी तक तो अधिकांश जो अफसर है उनके पास आधिकारिक जानकारी भी नहीं पहुंची है। लेकिन तबादले ऑर्डर में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आज शाम 5 बजे तक अपना पदभार ग्रहण कर ले और 6 बजे तक रिपोर्ट राज्य कार्मिक विभाग को भेज दी जाए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो राज्य सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। सुमित, अच्छा प्रेम, जिन आरएएस आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिन कुछ एपीओ अधिकारियों को बहाल किया गया है, इनमें से कुछ प्रमुख नाम आप बता सकें तो? देखिए सुमित, चूंकि ये तबादला सूची काफी लंबी थी, ऐसे कोई बड़ा चेहरा इनमें नाम नहीं है। लेकिन जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में अलवर की जो जिला आबकारी अधिकारी थी अंजू ओम प्रकाश, ये एक बड़ा नाम है। इनका तबादला हाल ही में जयपुर में भूमि अवाप्ति अधिकारी के पद पर किया गया था। क्योंकि हमारे सोर्सों के मुताबिक अंजू ओम प्रकाश ने पदभार ग्रहण नहीं किया था। अब जो तबादला सूची जारी की है उसमें अंजू ओम प्रकाश को भूमि अवाप्ति अधिकारी यूआईटी अलवर के पद पर ही पोस्टिंग। चलिए, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी बता रहे थे, कार्मिक विभाग ने निर्देश जारी कर दिया और कह दिया है पदभार ग्रहण करते ही उसकी रिपोर्ट भी दी जाए। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों को मुख्यमंत्री 2 बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध प्रतापनगर में 500 बेड वाले अस्पताल का लोकार्पण तो करेंगे ही,
सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में श्री राम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। पांच मार्च को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में उस वक्त नया अध्याय जुड़ जाएगा जब सीएम अशोक गहलोत दो स्वास्थ्य संस्थानों का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। पहला कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे होगा, जब सीएम सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में श्री राम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जबकि 12:30 बजे वो RUHS मेडिकल कॉलेज के 500 बेड वाले अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। 14 लाख वर्ग फीट में फैले इस अस्पताल का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अस्पताल का न सिर्फ जयपुर बल्कि आसपास के जिलों को भी लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। RUHS मेडिकल कॉलेज से संबद्ध होने के कारण इस अस्पताल में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध होंगी। RUHS मेडिकल कॉलेज से संबद्ध इस नए 500 बेड वाले अस्पताल के लिए फिलहाल राजकीय जयपुरिया अस्पताल से 50% स्टाफ लगाए गए हैं, जबकि बाकी स्टाफ के लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बात महात्मा गांधी अस्पताल में नवनिर्मित बहुमंजिला श्री राम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर की करें तो यहाँ कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीन और उपकरण लगाए गए हैं। इस सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोसर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी और मॉलिक्यूलर थेरेपी के जरिए कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू की गई है। कुल मिलाकर मंगलवार प्रदेश के लोगों के लिए मंगल स्वास्थ्य संदेश वाला साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तीर्थनगरी पुष्कर में एक बार फिर विदेशी पर्यटकों के साथ बैग छीनने की घटना सामने आई है। इस बार ताइवान की रहने वाली विदेशी महिला पर्यटक का बैग छीना गया है। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त महिला एक ठेले पर चाउमीन खा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने महिला से बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। I ate my dinner in Kiaki there. I'm eating chow mein and I take my bag. I put it on the side and I'm eating. Then suddenly the bag somebody take and go away. My bike, but I didn't see. But somebody say have two guys something. I running, but they are right too fast. और बड़ी खबर, प्रदेश भर में शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली जाएगी। आबकारी विभाग की ओर से ये लॉटरी निकाली जाएगी। दुकान आवंटन के लिए ये लॉटरी निकाली जाएगी। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर की निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया होगी। आबकारी विभाग की ओर से निकाली जाएगी लॉटरी। दुकानों के आवंटन के लिए ये लॉटरी। बड़ी खबर इस वक्त। शराब की दुकानों के लिए लॉटरी सिस्टम, आबकारी विभाग ये लॉटरी निकालेगा। प्रदेश भर में शराब की दुकानों के लिए आबकारी विभाग की ओर से ये प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। दुकान आवंटन के लिए जिन जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे होंगे उनको लॉटरी के जरिए दुकान आवंटित की जाएगी। प्रदेश भर में दुकानों के लिए ये लॉटरी निकाली जाएगी। प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के साथ ही प्रदेश में MSME अध्यादेश जारी हो गया। यानी अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन प्रपत्र भरकर उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साथ ही उद्यमियों को 3 साल तक सरकारी स्वीकृति और निरीक्षणों से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके लिए 6 महीने में स्वीकृतियां लेनी होंगी। और अब बात अभिनंदन की वीर गाथा की, जिसे किताबों में भी अब पढ़ाया जाएगा। प्रदेश का शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है। पुलवामा की आतंकी घटना और उस पर एयर स्ट्राइक को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि इसी सत्र से पाठ्यक्रम में शामिल करने की
बात कही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को निर्देश दे दिए हैं। अभिनंदन विंग कमांडर जो था वो देश में जिस प्रकार से विदेश में पाकिस्तान में जाकर के उसने अपनी वीरता का परिचय दिया और उसने कहा मेरा नाम ये है, मेरा सर्विस नंबर ये, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। तो मैं समझता हूँ इन लोगों से हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा लेनी पड़ेगी और देश का राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है वो हमारे आने वाली पीढ़ी में रहे। इसके लिए हमने SCRT के जो पाठ्यक्रमों की संशोधन की या समीक्षा की जो समिति बनाई हुई है उसको हमने हमारे विचार दिए हैं। अगर किसी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी का कार्यालय ही 2 महीने तक ना खुले और पंचायत का रिकॉर्ड ही ग्राम विकास अधिकारी अपने घर ले जाए तो आखिर ग्रामीणों का काम कैसे होगा? ऐसा ही कुछ हो रहा है हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला निवादान ग्राम पंचायत में। ग्राम विकास अधिकारी खुले में बैठकर काम कर रहे हैं और ऑफिस में ताला पड़ा हुआ है। पिछले 2 महीनों से गोलूवाला निवादान ग्राम पंचायत में रोज ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। दरअसल 1,30,00,000 गबन के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा के खिलाफ जब से मुकदमा दर्ज हुआ तब से वो ऑफिस ही नहीं आए। इतना ही नहीं, नए ग्राम विकास अधिकारी ने पदभार भी संभाल लिया, लेकिन 2 महीने बाद भी ना तो उन्हें ऑफिस की चाबी मिली और ना ही पंचायत का रिकॉर्ड। गोलूवाला निवादान पंचायत में 3 जनवरी 2019 को ज्वाइनिंग की थी और तब से मेरे को चार्ज अभी तक नहीं मिला है और जहाँ तक सचिव कक्ष का है उसके भी ताला लगे हुए, उसकी भी चाबी मेरे पास नहीं है। रिकॉर्ड है या नहीं है, कहाँ है, इसका मेरे को मालूम नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी कक्ष पर ताला जड़ा होने से ग्रामीण परेशान है। इसको लेकर वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सचिव थे मुकेश जी शर्मा, वो 2 महीने की छुट्टी पे गए। उसकी जगह कार्यभार करने के लिए रमेश जी को लगाया गया था, पर 2 महीने से सचिव कक्ष के ताला लगा है और नया रिकॉर्ड है कि नहीं है अंदर पता नहीं, और चाबी भी वो अपने साथ ले गए। इसके अभाव में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने से पहली बार देखा है कहीं 2 महीने एक सचिव कक्ष के ताला लगा हुआ है। इस बारे में जब न्यूज़ 18 ने पूर्व ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो सरपंच किरण जग्गा को चाबी दे चुके हैं, हालांकि सरपंच इससे नकार रहे हैं। रिकॉर्ड का जहाँ तक सवाल है, पहली बात तो मेरा माननीय उच्च न्यायालय से स्टे है, मेरा ट्रांसफर हुआ था वहाँ से स्टे है। इन्होंने स्टे को दरकिनार करते हुए वहाँ नया ग्राम सेवक लगा दिया, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, दूसरी तरफ से ये लेटर दे रहे भी आप अपनी ऑडिट करवाओ। लोकल फंड की ऑडिट आई हुई है बीकानेर से और वो ऑडिट करवानी है, इसलिए रिकॉर्ड को तैयार कर रहे हैं। और जहाँ तक कमरे की चाबी का सवाल है, वो सरपंच कार्यालय अध्यक्ष होने के कारण सरपंच को दी जा चुकी है। फिलहाल इस हीला हवाली में गांव वालों का काम रुका पड़ा है और अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में पूरे मामले में बड़े गबन की बू आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की श्रम योगी मानधन योजना आज लॉन्च होने वाली है। गुजरात के अहमदाबाद से पीएम मोदी इस योजना को लॉन्च करेंगे। इसके लिए गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार की श्रम योगी मानधन योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। 2019 के चुनावी महासमर में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती हैं जिससे मिशन 25 को फतह करने की राह में मुश्किल आए। इसलिए केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार जनता पर मेहरबानी कर रही है। अब केंद्र सरकार की ओर से 5 मार्च को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की जाएगी। लिहाजा इस बार पहले से सतर्क प्रदेश सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें मुख्य सचिव ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रम योगी मानधन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को रजिस्टर्ड करने के निर्देश दिए हैं।
महोदय ने सभी विभागों की जो समन्वय समिति की बैठक ली है, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से सभी विभागों को अपील की है कि वे लोग अपने अपने विभागों से संबंधित असंगठित श्रमिकों को इसका लाभ दिलाएं। जैसे कि एनएचएम में आशा सहयोगिनियां, यशोदाएं हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहयोगिनीज हैं, और इसी तरह से नरेगा के बहुत सारे श्रमिक हैं और विभिन्न इंडस्ट्रीज में काम करने वाले श्रमिक हैं जो कि हैंडलूम से संबंधित हो सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री से संबंधित हो सकते हैं। तो ये योजना काफी अच्छी है। आइए अब आपको बताते हैं केंद्र सरकार की श्रम योगी मानधन योजना के तहत कितने लोगों को और कैसे फायदा मिलेगा। प्रदेश के करीब 6 लाख श्रमिकों को इस योजना का मिलेगा लाभ। 18 साल की उम्र के श्रमिकों को हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे। 40 साल की उम्र में योजना को शुरू करने पर 200 रुपए हर महीने जमा करने होंगे। श्रमिकों के बराबर ही केंद्र सरकार अंशदान जमा कराएगी। 60 साल के होते ही श्रमिकों को 3000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। आवेदन करने वाले की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाले की उम्र 40 से कम होनी चाहिए। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम 15 फरवरी से शुरू हो चुका है। श्रम योगी मानधन योजना के तहत भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी समेत दिहाड़ी मजदूरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के तहत श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक महज 6000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ही हो सका है। हालांकि अब इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के काम में तेजी लाई जा रही है, ताकि पहले की तरह केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में प्रदेश सरकार पर सवाल न उठ सकें। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक जांबाज की दर्द भरी कहानी, जो पुलिस विभाग की संवेदनहीनता की वजह से 9 साल से व्हीलचेयर पर है। दो लाख रुपए तो मैंने फिजियोथेरेपी पे खर्चा कर दिया। फिजियोथेरेपी के मेरे बिल भी पास नहीं हुए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि इलाज का अगर फिजियोथेरेपी लेनी है तो राजकीय चिकित्सालय में लो, तो हमारे राजकीय चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी अवेलेबल नहीं है। तो फिजियोथेरेपी के लिए मैं स्पेशल उदयपुर आऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है। आगे और इलाज कराना है
इसके लिए कम से कम 38 लाख रुपए की आवश्यकता है। जो MBS अस्पताल है दिल्ली में, वहाँ पर इसका इलाज होगा, एक चिप लगेगी और उससे जो है ये चलने लगेगा, तो कम से कम 1 साल भर लगेगा उसका भी। गहलोत सरकार से दीपक को भरोसा मिला है और दीपक को उम्मीद है इस बार सरकार उनकी सुनेगी, उनका इलाज होगा और वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि दीपक के दर्द ने कहीं न कहीं पुलिस अफसरों की संवेदनहीनता को तो उजागर कर ही दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।